is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Gravitation, and in this session we are going to discuss about some important questions and it is the set number 1 of important questions. Actually जो gravitation है वो motion से काफी confusing रहता है. हमें नहीं पता होता कि जो normally general motion है उसमें और gravitation है उसकी वजह से क्या क्या effects पड़ते हैं. इसकी वजह से जो exam में questions होते हैं उन्हें solve करना काफी typical हो जाता है. इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल सेट रखा है. इन दिस सेशन आई एम गोना टेल यू अबाउट दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन देन इट डज नॉट फॉल इनटू द सन. व्हाई? क्या होता है कि अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है सन, राइट? लेकिन फिर भी जो अर्थ है वो सन में नहीं गिरती. अर्थ डज नॉट फॉल इनटू द सन. ऐसा क्यों होता है? व्हाई? Actually, the Earth does not fall into the Sun because the Earth remains in its circular orbit due to the gravitational force acting on it. Actually, ऐसा इसलिए होता है, Earth इसीलिए fall नहीं करती है Sun पे because क्या होता है, I mean to say Sun में Earth fall नहीं करेगी क्योंकि वो circular orbit में हमेशा रहती है. और किसकी वजह से रहती है? वो gravitational force की वजह से रहती है. This is the reason it can never fall into the Sun. Next question is, what would happen if the centrifugal force between moon and earth vanish away? क्या होगा यदि जो centrifugal force लगती है मून और अर्थ के बीच में वो vanish away हो जाए, that is वो force ना लगे, उसकी जो value है वो zero हो जाए, that is force वहां पे act ना हो, तो क्या क्या changes आ सकते हैं? Actually, if the centrifugal force between moon and earth vanish away, then the moon moves along a straight line path with a uniform speed. यदि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है मून और अर्थ के बीच में वही वैनिश हो जाएगी तो क्या होगा? जो मून है वो अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करेगा. क्लियर? दैट इज वो अर्थ के चारों तरफ ना रिवॉल्व करके, अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन ना करके वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. इसीलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है मून और अर्थ के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यदि वो वैनिश हो गई तो जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा. Next question is, when do we use the term force of gravity rather than force of gravitation? किस केस में हम force of gravity term use करते हैं in place of force of gravitation? So, we use term force of gravity rather than force of gravitation for the force of attraction between two bodies in which one body had infinitely large mass. कब use करते हैं force of gravity term? I mean to say, सिंपली हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ना यूज करके फोर्स ऑफ ग्रेविटी टर्म यूज करते हैं, और वो हम तब करते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दो बॉडीज के बीच में, उसमें क्या होता है, इन विच वन बॉडी हैड इनफाइनाइटली लार्ज मास. एक बॉडी जो स्मॉलर है जबकि जो दूसरी बॉडी है वो क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज मास है उसका. तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जगह एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the earth attracts an apple, does the apple also attract the earth? If yes, why does the earth not move towards the apple? यदि सपोज करो कोई भी एप्पल है, अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है अपनी साइड, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? सोचो. यदि ऐसा है, if yes, why does the earth not move towards the apple? तो जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ मूव क्यों नहीं करती? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. एक्चुअली the reason is that acceleration of apple is very high while that of the earth is negligible due to its infinitely large mass. क्या होता है, अर्थ का infinitely large mass है in comparison to the apple. क्लियर? इसकी वजह से क्या होगा, जो एप्पल है उसका एक्सीलरेशन हाई होगा जबकि जो अर्थ है उसका एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल होगा. क्लियर? Consequently, the earth attracts an apple. इसकी वजह से क्या होगा, अर्थ जो है एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बट एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड itself. लेकिन जो एप्पल है वो अर्थ को अपने साइड अट्रैक्ट नहीं कर सकता. और सिंपल सा रीजन है क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है एप्पल का वो ज्यादा होता है जबकि जो अर्थ है उसका एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास होता है वो इनफाइनाइटली लार्ज मास होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if gravitational force acts between all objects, why don't they move towards each other? यदि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, ऑल ऑब्जेक्ट्स के बीच में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव करें? Actually, this is because
द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो काफी वीक होती है, हेंस ऑब्जेक्ट कैप्ड ऑन अ सरफेस डोंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखे होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते, सिर्फ जो हेवीली मास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही अपने साइड में जो स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, जैसे अर्थ नॉर्मली एप्पल को अट्रैक्ट कर पाती है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। क्लियर? तो ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक एंड हेंस ऑब्जेक्ट कैप्ड ऑन अ सरफेस डोंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? The direction of acceleration due to gravity is downwards towards the center of the earth. तो जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से जो डायरेक्शन, आई मीन टू से एक्सेलरेशन की वजह से जो डायरेक्शन होती है, सॉरी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ग्रेविटी की वजह से वो कितनी होती है? वो होती है डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्लियर? That the direction of acceleration due to gravity is downwards towards the center of the earth. Next question is, why should the bullet be fired a little above the line of the target? ऐसा क्यों होता है कि जब बुलेट फायरिंग करते हैं तो जो टारगेट है उसके लाइन से थोड़ा सा एबव हम रखते हैं उसे? एक्चुअली आई नेवर यूज दैट, मैंने कभी बुलेट फायर नहीं की, ऑब्वियसली आपने भी नहीं की होगी, बट ऐसा इसलिए होता है बिकॉज bullet follows a curved path due to a gravity of earth. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो बुलेट है वो क्या आती है? कर्व पाथ फॉलो करती है। कर्व पाथ फॉलो करती है तो क्लियर है हमें उसे लाइन ऑफ टारगेट से थोड़ा सा अबव रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो टारगेट को हिट कर पाए। क्लियर? Why should the bullet be fired a little above the line of target? Because the bullet follows a curved path due to the gravity of the earth. Next question is, does air resistance vary with surface area of the body? क्या जो air resistance होता है वो बॉडी के surface area के साथ vary करता है? Yes. More the surface area, then more will be the air resistance. जितना ज्यादा surface area होगा उतना ही ज्यादा air resistance होगा। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट सेशंस में कि एक फेदर है और एक कॉइन है, उन दोनों में से यदि हम दोनों को एक रूप से नीचे फेंकते हैं, किसी भी हाइट से नीचे फेंकते हैं, तो जो कॉइन है वो फास्टली नीचे आ जाएगा जबकि फेदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस लगता है। कॉइन का जो साइज है वो स्मॉल होता है, उसका सरफेस एरिया स्मॉल होता है, जबकि जो फेदर है उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। इसकी वजह से जो फेदर है वो स्लोली स्लोली नीचे मूव करता है, जबकि जो कॉइन है वो फास्टली नीचे गिर जाता है। तो क्लियर है दैट मोर द सरफेस एरिया देन मोर विल बी द एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस फील वेटलेस, व्हाई? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में वेटलेस फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स और वी कैन से वेट ऑन देयर स्पेसशिप इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस। क्या होता है वहां पे? क्या होता है स्पेस में? क्या होता है? ग्रेविटी की एब्सेंस होती है, वहां पे G इज इक्वल टू 0 होता है। G इज इक्वल टू 0 होता है, दैट इज जो स्पेसशिप है उस पर ना कोई फोर्स लगेगा ना कोई वेट लगेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वेटलेस फील करते हैं। क्लियर? दैट दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स और वेट ऑन द स्पेसशिप इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस, thereby astronauts in space feel weightless. Next question is, name the place on the Earth's surface where the weight of a body is maximum and minimum. आपको क्या बताना है? आपको अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऐसा प्लेस बताना है जहाँ पे किसी भी बॉडी का जो वेट है वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो वेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, पोल्स पे जो वेट है वो मैक्सिमम होता है, जबकि इक्वेटर पे वेट जो है वो मिनिमम होता है। क्लियर? दैट वेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। Next question is, what is the relation between mass and weight of a body? किसी भी बॉडी के मास और उसके वेट में रिलेशनशिप क्या होती है? The relation between mass and weight of a body is W is equals to mg. क्या होता है? मास और वेट के बीच में रिलेशन होता है W is equals to होता है m into g. दैट इज यदि किसी भी बॉडी का वेट निकालना है तो उसके मास में ग्रेविटी की इंटू करनी पड़ेगी। यदि किसी का मास निकालना है तो उसके वेट में ग्रेविटी से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे W वेट है, मास m है, ऑब्वियसली G एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी।
Clear that the relation between mass and weight of the body is W is equals to mg, where W is the weight of the body, m is the mass of the body, and g is the acceleration due to the gravity. Next question is, name the device used to measure the mass of the body. कौन से ऐसे डिवाइस है जो किसी भी बॉडी के मास को मेजर कर सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसका यूज करके तो हम किसी भी बॉडी के वेट को फाइंड आउट करते हैं, जबकि जो पेन बैलेंस होता है उसका यूज करके हम किसी भी बॉडी के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर दैट पेन बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वैक्यूम which of the two, a feather and a coin, reach the ground first on being dropped? वैक्यूम में यदि एक फेदर को और एक कॉइन को एक साथ ड्रॉप किया जाए तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली इन वैक्यूम बोथ फेदर एंड कॉइन विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली. दोनों ही फेदर भी और कॉइन भी ग्राउंड पे एक साथ ही पहुंचेंगे. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट. वहां पे एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होता है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो क्या होगा? जो एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होने की वजह से जो फेदर है और कॉइन है दोनों ही वैक्यूम में एक ही टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे. क्लियर दैट इन वैक्यूम both feather and coin will reach the ground simultaneously because air resistance is absent. Next question is, what will be the mass and weight of a unit mass at the center of the earth? अर्थ पे किसी भी यूनिट मास का वेट कितना होगा और मास कितना होगा? At the center of earth, weight of object is 0. सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो 0 होता है. 0 क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो होती है 0 होती है. एंड मास रिमेन्स 1 किलोग्राम, जबकि मास जो है उसका 1 किलोग्राम ही रहेगा. क्यों? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट. मैंने आपको बताया था मास किसी भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे हम मरकरी पे हो, वीनस पे हो, हम चाहे मार्स पे हो, हम चाहे मून पे हो, चाहे अर्थ पे हो, हम कहीं भी हो, हमारा मास हमेशा सेम रहेगा. वो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है, जबकि ग्रेविटी के वेरिएशन होने के साथ साथ वेट जो है वो वेरी होता रहता है. क्लियर that at the center of earth weight of an object is 0 due to the because gravity is 0 there, but mass remains 1 kilogram because it is independent of any position. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस किया. जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमने उनको सॉल्व आउट किया, उनके बारे में स्टडी किया. I think this is enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.